नमस्कार दोस्तों मैं अतुल सलारिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है प्रोफेशनल डिग्री। तो दोस्तों जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियोस में जाना था कि एनआईएसएम को के इस मॉड्यूल 5A को करने का क्या बेनिफिट है, किस तरीके से हम अपने प्रोफेशन में या अपने कैरियर के लिए इस सर्टिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सिलेबस के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियोस तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से मतलब ये सिलेबस को हम क्लियर करेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसका चैप्टर 1 जो है लैंड इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, तो आज हम चैप्टर 1 इसका स्टडी करेंगे। पेज नंबर 12 पे चलते हैं। तो आ गए हैं हम चैप्टर 1 पे, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये सर्टिफिकेशन आपके किसी फ्रेंड के काम भी आ सकती है तो प्लीज़ उन्हें रेफ़र ज़रूर करिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ पे इस चैप्टर में दिया गया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि इस चैप्टर में मेजर जो चीज़ें आपको देखनी है वो क्या है। तो लर्निंग स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स। तो इन्वेस्टर और उसके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में जानेंगे हम। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में जानेंगे। इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या रहता है वो जानेंगे। रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानेंगे। बिहेवियरल बेसिस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, तो बिहेवियर्स वगैरह के बारे में जानेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के। देर आफ्टर रिस्क प्रोफाइलिंग क्या रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग एसेट एलोकेशन, तो एसेट एलोकेशन क्या है वो भी हम समझेंगे। और डू इट योरसेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों चैप्टर 1 का सेक्शन 1.1 स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये हम पढ़ लेते हैं। प्लीज़ सजेस्ट सम गुड इन्वेस्टमेंट्स। विच म्यूचुअल फंड स्कीम शुड वन बाय दिस ईयर? Which is the best mutual fund scheme? Which is the best investment? Should I invest in stocks or real estate? What is your view of the stock market? Are my investments proper or should I make some changes? तो ये एक इन्वेस्टर की तरफ से क्वेश्चनिंग है कि मेरे को कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स बताओ। म्यूचुअल फंड स्कीम्स कौन सी मुझे ख़रीदनी चाहिए इस साल, या फिर सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या है। व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। स्टॉक्स है या रियल एस्टेट है, या काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन्वेस्टर के माइंड में रहते हैं कि आजकल जैसे क्रिप्टो करेंसीज का काफ़ी नाम चल रहा है, या फिर काफ़ी अनसिक्योर्ड लैंडिंग्स वगैरह रहती हैं। और व्हाट इज़ योर व्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट के व्यू पूछते हैं लोग। आर माई इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर और शुड आई मेक सम चेंजेस। तो मैक्सिमम टाइम इन्वेस्टर को जब रिटर्न्स नहीं आ रही होती या मार्केट एक जगह पे फ्रीज हो चुकी होती है, काफ़ी टाइम से मूव नहीं कर रही होती है अप एंड डाउन, तो इन्वेस्टर के दिमाग में ये क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं। वन हेयर्स दीज and many similar questions very regularly. There is an issue with these questions. These are about the investments and not the investor. The investor's need are not even discussed and probably not even considered important. तो जिस तरह से आपने ये क्वेश्चंस ऊपर हमने देखे, तो इन सेकंड पैराग्राफ में ये क्लियर करा गया कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये रेगुलरली हमारे सामने आते हैं। बट ये क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। मेजर क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर की जो ज़रूरत है, क्योंकि
किसी हर एक पर्सन का जिस तरह से देखा गया कि हर पर्सन की ज़रूरत अलग है, उसके शौक़ अलग है, उसकी हैबिट्स अलग हैं। तो सिमिलरली हर एक इन्वेस्टर की जो गोल रहेगा वो भी सिमिलर नहीं रहेगा, हर एक इन्वेस्टर की नीड जो रहेगी वो भी सिमिलर नहीं रहेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात कर लेता हूँ, किसी की बेटी है, ठीक है, उसे अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए प्लान करना है, या फिर कोई न्यूली मैरिड कपल है वो अपने टूर्स वगैरह के लिए प्लान करेगा, या किसी के पास घर नहीं है वो घर के लिए प्लान करेगा। तो हर एक इन्वेस्टर की वो जो नीड है वो डिफरेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये बात बोली गई है। तो अब मेजरली क्या होता है, जब भी हम किसी के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्कशन करते हैं तो जो उसके मेजर गोल्स हैं ना वो कभी हाईलाइट नहीं होता है। हाईलाइट होता है कि मेरे लिए मतलब कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ से मेरे को अच्छी रिटर्न मिले, कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। तो एक बार हम थर्ड पैरा भी पढ़ लेते हैं, देर आफ्टर इस पूरे तीनों पैरा पे डिस्कस करते हैं। एज लीडरशिप गुरु द बेस्ट सेलिंग ऑथर सिमोन सिनिक सेज स्टार्ट with why. The discussion of investments must start with why. The purpose of investment. Why is one investing? तो इस एक पैरा में ऊपर के दो पैराग्राफ्स का एक आंसर दिया गया है कि जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि मतलब ये तीनों जितने भी क्वेश्चंस ऊपर पूछे गए हैं जिन्हें इररिलेवेंट का क्वेश्चन कहा गया है, तो गुड इन्वेस्टमेंट सुजेस्ट करना, म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी अच्छी है, कौन सी मुझे ख़रीदनी चाहिए, या फिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट, या फिर स्टॉक मार्केट का व्यू क्या है। तो इसका एक क्वेश्चन दिया गया है थ्रू सिमोन सिंक, जो कि कहता है कि अगर कोई भी आपको ये क्वेश्चन पुट करता है तो उस सामने वाले से ये क्वेश्चन करिए कि वाई, क्यों आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जिस तरह से हमें सेकंड पैराग्राफ में बोला गया था कि हम अपने इन्वेस्टर की नीड को नहीं समझते, तो ये वो क्वेश्चन है जो हम इन्वेस्टर से पुट कर सकते हैं कि भैया आपकी ज़रूरत क्या है, एंड दैट स्टार्ट्स विद वाई। तो चलिए दोस्तों, पहले तीन पैराग्राफ हम सेक्शन 1.1 के कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेक्शन 1.1 वाई इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सब सेक्शन है वो इस क्वेश्चन को लेके है। तो अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। लेट अस टेक ए लुक एट सम एग्जांपल्स। शालिनी, एन 8-year-old girl, lives in a mid-sized town in North India with her parents. She is highly inspired by watching the recent success of India's space programs, in which some women scientists played a huge role. She wants to become a scientist. Her parents, Mr. and Mrs. Gupta, want to support her pursue her dream. Ravinder, 45-year-old, is working as an engineer in a large multinational firm. His wife is a homemaker. Since the company does not provide any pension plan, he is worried about how they would be able to live a comfortable life once he retires from the job. Surinder Singh has recently moved to a large city from his town as he got a promotion and a transfer in the company where he works. While his job is very good, he is facing trouble in settling down with a house. He is tired of going house hunting every now and then and is thinking of buy his own house in the near future. Mrs. D'Souza has recently retired from her job. She received a large sum as a retirement benefit. She intends to invest the same in order to receive regular income to live a comfortable life. तो दोस्तों ये 4 सिनेरियोज दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टर हमें कुछ भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ये प्लान्स वगैरह बेस्ट हैं या किस
मार्केट में अभी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी है, लाइक कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है और हम उनसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं, तो बात आई थी नीड को अंडरस्टैंड करने के लिए। लाइक फर्स्ट पैराग्राफ में शालिनी एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, तो उसका जो ड्रीम था स्पेस प्रोग्राम में जाने का उसका था, बट उसके लिए उसके पेरेंट्स को पैसों की नीड थी। तो एक फैमिली में अगर पेरेंट्स अगर बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उनकी हायर स्टडीज़ के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट मीन्स दे आर प्लानिंग देयर लॉन्ग टर्म गोल फॉर देयर चिल्ड्रंस। तो पहला रीज़न ये आ गया। इन्वेस्टर खुद ही आंसर देता है अपने क्वेश्चंस का जब हम उसे पुट करते हैं वाई। अब रविंदर 45 ईयर ओल्ड है। एक पर्सन की रिटायरमेंट एज 58 to 68 ईयर्स में होती है। तो रविंदर के पास अपना गोल प्लान करने के लिए 13 से 15 साल हैं। तो देर आफ्टर सुरिंदर सिंह हैज़ रिसेंटली मूव्ड टू ए लार्ज सिटी फ्रॉम हिज टाउन। तो अब सुरिंदर सिंह की जो रिक्वायरमेंट थी वो उसको अपना घर खरीदने की थी। एंड मिसिज डिसूजा हैज़ रिसेंटली रिटायर फ्रॉम हर जॉब, शी रिसीव्ड ए लार्ज सम। तो मिसिज डिसूजा को अपनी रिटायरमेंट के बाद काफ़ी अच्छा अमाउंट मिला है, तो जिसे वो इन्वेस्ट करके वहाँ से एक रेगुलर इनकम ले सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो ये 4 सिनेरियोज जो दिए थे, इन्हें हम आगे भी अच्छे से स्टडी करेंगे सब सेक्शंस में। तो चलिए दोस्तों अब सब सेक्शंस में जाते हैं। सब सेक्शन 1.1.2 फाइनेंशियल गोल्स, तो इसे भी स्टडी कर लेते हैं। द above are some examples of common situation we see regularly in our life or the lives of people around us. Though there is no explicit mention of money in these examples, we intuitively know that money would be involved in each of these situations, whether Shalini has to educated well, or Surinder Singh has to buy a house, or Mrs. D'Souza or Ravinder have to fund their lives in retirement. In the investment world, the requirements of these 4 are known as financial objectives. When we assign amounts and timelines to these objectives, we convert these into financial goals. There are numerous examples of such financial goals. Among the most common are funding a child's education, cost of the marriage of one's son or daughter, funding the lifestyle in retirement, buying a vehicle, buying or renovating one's house, taking a big vacation. At the same time, there could be some not so common ones like starting one's own business or taking a sabbatical from work and fund one's higher education. तो दोस्तों पहले गोल में हमारी जो पहले पैराग्राफ में हमने जो 4 एग्जांपल्स पढ़ी हैं उनके बारे में बताया गया कि सबके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। तो उनके गोल्स के अकॉर्डिंगली ही हम उन्हें एक इन्वेस्टमेंट सुजेस्ट कर सकते हैं। लाइक सेकंड पैराग्राफ में बोला गया है देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ सच फाइनेंशियल गोल्स। तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं ऐसे गोल्स की। अमंग द मोस्ट कॉमन आर फंडिंग ए चाइल्ड्स एजुकेशन, तो एक बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की शादी, सन या फिर बेटी या बेटे की फंडिंग द लाइफस्टाइल इन रिटायरमेंट, जैसे मिसेस डिसूजा एंड रविंदर। और काफ़ी सारी, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को घर लेना है, तो काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल्स रहती हैं। अब थर्ड पैराग्राफ क्या रहेगा, गोल सेटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाइल प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स एज सीन अबव. All the financial goals are about the need of money that cannot be fulfilled through the inflow at that time. While the expenses for the goal may be high or low, the income from salary, professional fee, extra may be less than the amount required
to fund the goal. This is where money needs to be withdrawn from the investment. In other words, this is why one needs to invest the money. तो गोल्स जो है ना, अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग को हम अपने गोल के साथ जोड़ के चलते हैं तो वो जो है एक परफेक्ट कॉर्पस हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यूँ कहिए कि जब हम गोल को साथ में जोड़ के सेविंग्स करते हैं तो इजीली हम अपनी सेविंग्स कर पाते हैं। और सेविंग्स करने का मेजर जो मोटिव रहता है, जो इन्वेस्टमेंट का मेजर मोटिव रहता है कि आज की डेट में मोस्टली अगर हम बात करें कि सैलरीड क्लास पर्सनस हैं, हर कोई टाटा बिरला या अंबानी तो नहीं है। तो जब वो एक सैलरीड पर्सन उसे मैं मान लेता हूँ कि एक गाड़ी ख़रीदनी है, तो 1 मंथ की सैलरी से या 1 ईयर की सैलरी से कोई इजीली गाड़ी परचेज़ नहीं कर सकता। तो उसी गोल को लेकर ही लोग सेविंग्स करते हैं, या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा इन्फ्लेशन रेट एजुकेशन सेक्टर में इतना हाई है कि अगर आज की डेट में कोई किसी कोर्स के लिए हम 1 लाख खर्च कर रहे हैं तो सेम कोर्स को अगले 5 साल बाद हमें 5 लाख खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर किसी के बच्चे आज की डेट में छोटे हैं तो वो आज की डेट में उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करके चलेंगे, तो ही वो आगे सक्सेसफुली अपने बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में सक्सेसफुल रहेंगे, जो उनके बच्चों की आज की डेट में जिसके लिए वो उन्होंने अपने बच्चों के लिए प्लान करा है, या जो स्टडीज़ हायर स्टडीज़ उनके बच्चे करना चाहेंगे। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया, द फर्स्ट स्टेप इन गोल सेटिंग. The first step in goal setting is to identify these events in life. Some of these are desirable and can be planned, whereas some others, which may be undesirable, may spring up as surprises. Those events with potential negative outcome would be undesirable. Some of these examples of the same are death of a family member, hospitalization, accident, theft, fire, etc. One cannot plan to fund the expenses associated with such events through investments. Though we can create an emergency fund using some saving and investment products. Apart from the emergency fund, one may buy insurance policy to cover the risk of such events. तो दोस्तों इसमें इंश्योरेंस को भी एक प्रेफरेंस दी गई है। इस पैराग्राफ को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि हर इंसान के लाइफ में काफ़ी सारे गोल्स होते हैं, तो उनमें से कुछ जो है डिज़ायरेबल होते हैं और कुछ अनडिज़ायरेबल होते हैं। कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जिन्हें हम अचीव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जिन्हें हम अचीव नहीं कर सकते। एज़ वेल एज़ अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, लाइक किसी की फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, या कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कुछ आग वगैरह लग जाती है, तो उस केस के लिए हमें क्या होता है कि उस सिचुएशन में हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें किसी ने प्लान नहीं करी होती। तो उन ऐसी चीज़ों के लिए अकॉर्डिंग टू दिस बुक, एमरजेंसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए या फिर रिस्क कवर के लिए हमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए, ताकि जो एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर लेता हूँ डेथ ऑफ ए फैमिली मेम्बर, तो अगर मान लेते हैं कि किसी अर्निंग पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स इफ़ेक्ट करेंगी, तो वो चीज़ें इसमें रिस्क कवर नहीं कर रही हैं। तो उसके लिए हम एडिशनल कुछ रिस्क कवर ले सकते हैं, जिससे हमें हमारे गोल्स जो हैं इंटरप्ट ना हो। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं हम। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स, वन नीड टू असाइन प्रायोरिटीज. Which of these are more important than the others? Retirement or children's education fall into the responsibilities category, whereas a grand vacation may be a good to have goal. Having said that, it is only the investment and it is only the individual and the family that can decide which is
which a financial advisor or a mutual fund distributor may only guide the help one take an appropriate decision. At the same time, the role of such an intermediary would be very important. तो सबसे पहली बात जो इसने बोली है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स वन नीड टू असाइन प्रायोरिटीज़। तो सबसे पहले हमें अपने इवेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्लान करना है कि हमारे गोल्स क्या हैं। गोल्स को असाइन करने के बाद उनकी प्रायोरिटीज़ सेट करनी है कि मेजर प्रायोरिटी किस गोल की या कौन सा गोल किस टाइम पे अचीव करना है। विच ऑफ दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट दैन द अदर्स। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स आएंगे वो रिटायरमेंट, चाइल्ड्स एजुकेशन, fall into the responsibilities category, whereas the grand vacation may be as good to have goal. तो grand vacations भी एक अच्छा गोल है। Having said that, it is only the individual and the family that can decide which is which. A financial advisor or a mutual fund distributor may only। तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो डिसीजन काम रहता है, वर्किंग रहती है कि जब एक इन्वेस्टर ने अपने गोल्स डिसाइड करे उनके साथ, तो उनको गाइड करना है कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को ईजिली फाइनेंशियली अचीव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम द रोल ऑफ सच एन इंटरमीडिएटरी वुड बी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का रहता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है, आफ्टर दैट वन नीड टू असाइन ए टाइमलाइन एज वेल एज अमाउंट ऑफ फंडिंग रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सच इवेंट्स। Take for example, if someone is planning to buy a house, one need to decide the type of house one want as well as the location. These inputs would help arrive at approximate cost. After that, one needs to decide by when one would like to buy this. Both the timeline and amount are critical for one to be able to plan to achieve the goal. तो ये जो असाइंस होते हैं टाइमलाइन, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा कि कितना टाइम किस गोल को अचीव करने में हमें एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को एक इन्वेस्टर दे रहा है। देयर आफ्टर कितनी फंडिंग एक गोल में हमें चाहे एज ए सिप चाहे एज ए लमसम अमाउंट हमें इन्वेस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू कि मतलब जब हमें जिस टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली, लाइक मैं बात कर लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी कस्टमर ने कहा है, किसी इन्वेस्टर ने कहा है कि मेरे को भाई एक गाड़ी लेनी है, ठीक है, जिसकी कीमत उस टाइम पे जब मैं अचीव करने जा रहा हूँ उस गोल को 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो मैं 5 साल की एग्जांपल ले लेता हूँ। 5 साल बाद में मेरे को एक गाड़ी लेनी है जिसकी कीमत होगी 10 लाख। तो वो क्या एक गोल सेट, और उस गोल का क्या अमाउंट रहेगा, कितनी फंडिंग उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। तो जब ये चीज़ डिक्लेयर हो गई है, उसके बाद एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का रोल रहेगा कि वो इन्वेस्टर को गाइड करेगा कि भैया आप इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली आपको इतना टाइम लगेगा इस गोल को अचीव करने में। तो वो इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर किस तरीके से करता है, या फिर अगर इन्वेस्टर कहता है कि भाई मैं मंथली बेसिस पे इतना अमाउंट सेव कर सकता हूँ, तो बताओ मेरे को कितना टाइम लगेगा मेरे को इस गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सारी कैलकुलेशंस जो है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करके इन्वेस्टर को उसकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए या उसके गोल्स को अचीव करने के लिए गाइड करता है। सच एन एक्सरसाइज allows one to classify the goals in terms of the timeline. Are the goals in the near term or far in the future? तो ये जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी है, तो इसमें हमें क्लियर हुआ कि गोल्स, टाइमलाइन और गोल्स इन द नियर टर्म और फार इन द फ्यूचर, तो
कौन सा गोल हमें कब अचीव करना है। लाइक हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म गोल्स। तो ये इस तरीके से हम अपने लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को ब्रीफ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 1.1.3 शॉर्ट टर्म नीड्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में डिफरेंस पता चलेगा। तो एक बार इस पैराग्राफ को कम्प्लीटली देख लेते हैं। Short-term needs versus long-term goals. Take a relook at the examples in the beginning of the chapter. Shalini's higher education is roughly 10 years away, whereas Ravindra may work for another 15 years. On the other hand, Surinder Singh may need to buy a house in the next couple of years. Mrs. D'Souza case is interesting since she has a need for income from investments in the immediate term, but the same must also continue for a long and uncertain period as the income is required for life. Ravindra would also enter a similar situation on retirement. तो हमने जो फर्स्ट चार केसेस जो स्टडी करे थे, अब उन केसेस को हम दोबारा से देख लेते हैं कि शालिनी को अपनी हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए जिसमें कम से कम 10 साल का टाइम पीरियड है, टाइमलाइन जिसे हमने बोला। वेयर एज रविंद्रा में वर्क फॉर अनदर 15 ईयर। तो जिस तरह से हमने बात करी थी कि एक पर्सन की रिटायरमेंट एज जो है 58 टू 68 ईयर्स की, 60 ईयर्स की रहती है। तो रविंद्रा की एज थी 45 और उसके पास 60 तक, यानी कि अभी 15 साल उसके पास और हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करने के लिए। एंड सुरिंदर नीड टू बाय ए हाउस इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे गोल डिफाइंड नहीं है। जैसे ही सुरिंदर के पास पैसा आएगा एक घर खरीदने लायक, तो वो घर खरीदेगा। एंड मिसिस डिसूज़ा, तो मिसिस डिसूज़ा के पास पैसा है लेकिन उसे एक लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करनी है जो अनसर्टेन है, क्योंकि किसी भी इंसान को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होती है लेकिन डेट ऑफ डेथ कभी पता नहीं होती। तो मिसिस डिसूज़ा को एक अनसर्टेन पीरियड तक के लिए रेगुलर इनकम चाहिए, और यही सिचुएशन जो है रविंदर की भी आएगी जब वो रिटायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैरा कहता है द रिटायरमेंट गोल कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, एक्यूमुलेटिंग ए सम फॉर रिटायरमेंट एंड देन टेकिंग इनकम आउट ऑफ द कॉर्पस thus accumulated. Another look at the two approaches to classifying the goals indicate that the goal can be placed in the following matrix. तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली गोल को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और नीचे दिए गए बॉक्स पैराग्राफ या टेबल्स के अकॉर्डिंगली हमें इन्हें सेपरेट करना है। तो ये देख लीजिए टेबल आ गया क्रिटिकल इम्पोर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नीड। दूसरा कॉलम आ गया ड्रीम्स, एंड थर्ड वन इज़ गुड टू हैव। तो क्रिटिकल इम्पोर्टेंट में क्या आ गया, जो चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए। ड्रीम्स में क्या आ गया, जिस चीज़ के लिए हम सोच रहे हैं या जिसे हम चाहते हैं कि ये भी हमारे पास होना चाहिए। एंड गुड टू हैव, अगर कुछ चीज़ हमारे पास है तो अच्छी है। और इसमें 4 टाइम कैटेगरीज दी गई हैं, इमीडिएट टर्म, नियर टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू द अर्जेंट वर्सेस इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स दैट स्टेफन कवे डिस्कस्ड इन हिज बेस्ट सेलर द 7 हैबिट्स ऑफ highly effective people. The matrix is referred in the context of time management and it classifies various tasks one undertakes during the day as well as over a period. Let us take a look at the matrix. तो मैट्रिक्स को हम लोगों ने देख लिया।
और ये बेस्ट सेलिंग बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के अकॉर्डिंगली है। नेक्स्ट एक और टेबल दिया गया है, द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल देखे हैं, एक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कि हम अपनी नीड्स को कैसे स्पेसिफाई करें, एंड सेकेंड वन इज़ द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। तो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में क्या है, अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सोर्स ये भी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे में दिया गया है। ये वहाँ से लिया गया है ये पैराग्राफ, ये टेबल। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इन द बुक कोवे सेज दैट एज लॉन्ग एज यू कीप फोकसिंग ऑन द क्वाड्रेंट it keeps going bigger and bigger and then start to dominate you. This quadrant refers by Covey is the urgent and important. When that happens, the important but not so urgent takes and tasks are not planned for in time until they also enter the quadrant 1 by becoming urgent. The same principle applies to financial goals. To a large number of people struggle with their finances since they do not plan for the important and the urgent events in life. तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इवेंट्स वगैरह मतलब टाइम को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, हमें अपने गोल्स में कैटेगराइज करना है कि कौन से गोल्स हमारे अर्जेंट हैं और कौन से नहीं, और उन गोल्स में भी हमें स्पेसिफाई करना है इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इस टेबल को हम प्रैक्टिकली करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ क्या रहेगा, विजडम सजेस्ट दैट इफ़ वन प्लान्स वेल फॉर दोज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट टास्क्स एंड गोल्स, लाइफ चेंजेस फॉर द बेटर. In order to achieve this, it is important to first classify the financial goals, those events in life in terms of timeline and important in life. तो हमारा जो विजडम है वो हमें सुजेस्ट करता है वन प्लान्स वेल फॉर दोज इम्पॉर्टेंट और एंड नॉट अर्जेंट टास्क एंड गोल्स, तो life changes for the better. In order to achieve this, it is important to first classify the financial goals, those events in life in term of timeline and importance in one's life. तो हमारे जो गोल्स रहते हैं, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हमें ही पता है। तो हमें वो इवेंट्स किस तरह से अपनी लाइफ में अचीव करने हैं, किस तरह से हमें अपने गोल्स क्लासीफाई करने हैं, तो वो सबसे पहले हम खुद ही जानते हैं। वो चीज़ हमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर गाइड नहीं कर सकता कि भाई हमारे जो मेरे इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं या मेरे जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी मेरे को अभी ज़रूरत है, वो मुझे सबसे पहले डिसाइड करनी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी के सेक्शंस एंड सब सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में प्ले करेंगे। टिल दैट थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।